हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो बचपन से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और ये एक मतलब है इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको मेरे ख्याल में ये आता हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, और इसके साथ साथ आपको टेंसेस आते हों कि प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टीन्यूस, तो ये सारों का अगर आपको पता हो तो आपके लिए इंग्लिश की कोई भी लैंग्वेज जो भी आप सीखना चाहते हैं उसकी बोलचाल में या उसकी जो है वो अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग या रीडिंग, तो सब स्किल्स में बहुत करामत साबित होता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत बेसिक है और ये आपको पता होगी इसकी इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस। आई वॉन्ट गो इन टू ऑल दोज डिटेल्स, लेकिन हम ये शुरू करते हैं और मैं आपको जो है ये चीज़ बता दूं कि इसमें हम जस्ट एक ओवरव्यू देखेंगे। जस्ट एक ओवरव्यू हम गेन करेंगे, कोशिश करेंगे कि ग्रास्प करें कि जी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं कौन कौन से, ठीक है, और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से मेन जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो अपने मेन पॉइंट्स याद रखने। चलें स्टार्ट करते हैं। द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल्स एंड रूल्स। तो एग्जाम्पल्स और रूल्स के साथ हम समझेंगे इंशाल्लाह कि क्या हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसके अलावा 9वां जो पार्ट ऑफ स्पीच कुछ ग्रामेरियंस इंक्लूड करते हैं जी, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को वैसे एडजेक्टिव्स के तौर पे भी कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि वो भी हमें नाउन्स के बारे में बताते हैं कि एक या दो, जिस तरह एन हम यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन द फोनेटिक जो साउंड होती है उसकी, ठीक है, लेकिन इसके अलावा द हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, ठीक है, एन सिंगुलर के साथ और द प्लूरल के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं कि आर्टिकल्स 9वां पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू सम ग्रामेरियंस, बट इट्स मोस्टली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। तो ये हम जो है उसको अलग से मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसमें आपको अलग से जो है वो कवर कराऊँ आर्टिकल, लेकिन चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। अब कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि पार्ट ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच मकसद क्या है इनका और क्यों हम ये चीज़ जो है वो सीखते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्यों सीखते हैं ग्रामर में। तो एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखें, किसी भी लैंग्वेज में, सिंपल कर देता हूँ मैं, कि किसी भी लैंग्वेज में जितने भी अल्फाज हैं उनको क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको डिफरेंट क्लासेस में सेपरेटली जो है वो हम क्लासीफाई करते हैं। क्यों या कैसे करते हैं या किस वजह से करते हैं? इस वजह से करते हैं ताकि हम जो है वो अलहदा से हर वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। अब ये चीज़ है कि देखें, जो नाउन होगा वो क्या है, सब चीज़ों के नाम, जो भी चीज़ है, जो भी आइडिया है, कोई भी चीज़ जिसको भी आप सोच सकते हैं या देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है दुनिया की, ठीक है, तो वो सारे किस में आएंगे, नाउन कैटेगरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो नाम है, जो भी नाम होगा तो वो उसमें आएगा। अब नाम के बारे में जो भी आप बात करेंगे या आप जो है लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे वो एडजेक्टिव क्लास में आएगा। इसी तरह जो नाउन की जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, वो अल्फाज जो हैं वो आप यूज़ करते हैं ताकि रेपिटिशन ना हो, बार बार एक जो है वर्ड वो रिपीट ना हो। इसी तरह फिर जो है वो प्रपोजिशन दो नाउन्स के दरमियान, ठीक है, या दो फ्रेजेस के दरमियान भी कह सकते हैं, वो फिर हमें रिलेशन या पोजीशन बताता है। तो कंजंक्शन दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो, इसी तरह वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन क्या परफॉर्म करे, ठीक है, या उसकी स्टेट क्या है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो हम इस तरह सीखेंगे एज कॉन्सेप्ट, एज वन कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि क्या ज़रूरत क्या पड़ती है हमें। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब आगे चल के हम इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तो हर वर्ड जो है वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच है। अब देखें, जितने भी एक लैंग्वेज में वर्ड्स हैं, जितने भी अल्फाज होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हो, कोई और लैंग्वेज जो भी आपकी हिंदी है या उर्दू है, तो उनमें जितने भी अल्फाज हैं उनको अगर कैटेगराइज किया जाए तो उनको फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि नाउन या वर्ब कैसे कैटेगराइज हम करेंगे, लेकिन अब हम आगे चल के देखेंगे इसको मज़ीद। द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। तो ये रोल के हिसाब से हम पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्लासिफाई करते हैं, या इस कैटेगरी में, किसी एक कैटेगरी में, किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच में उसको
डालते हैं एक वर्ड को बेस्ड ऑन द फंक्शन और बेस्ड ऑन द रोल दैट इट प्लेज, ठीक है, विद इन अ सेंटेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे कि एक ही वर्ड मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, और वो कब आपको पता चलेगा कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जब वो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा। एंड लाइक एनी वर्क प्लेस और टीवी शो विद एन ensemble कास्ट, दीज रोल्स वर डिज़ाइन टू वर्क टुगेदर। तो देखें, ये जो रोल्स हैं, ये जो फंक्शंस हैं इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो किस वजह से जो है वो इस तरह बनाए गए हैं, इस वजह से इस तरह स्ट्रक्चर किए गए हैं, इस वजह से इनको ऐसे क्लासिफाई किया गया है कि ये जो है वो एक साथ काम कर सकें, ठीक है, और ये एक साथ मिल के जो है वो सेंटेंस को मीनिंग दें या उसका जो भी मीनिंग है उसको कन्वे करें। तो जिस तरह किसी भी वर्क प्लेस या टीवी शो में होता है कि एक एंसेंबल कास्ट क्या होती है, वो कास्ट जो साथ काम करती है एक दूसरे के, ठीक है, तो उस कास्ट की तरह ये वर्ड्स या इनके रोल्स या इनके फंक्शंस जो हैं वो भी इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये एक साथ काम करें। अब आपने आखिर तक जो है वो वीडियो को देखना है, आगे तक देखें, ताकि टू लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट द वर्ड्स वी यूज़ एवरी डे फॉल इनटू। वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, बेसिकली कैटेगरीज हैं, तो उनमें जो वर्ड्स हम शामिल करते हैं, क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज़ में या क्लासेस में, तो वो हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या हैं और क्यों हैं, एंड हाउ वी यूज़ देम टुगेदर टू कम्युनिकेट आइडियाज़ क्लियरली। और इससे जो है वो हम ये भी सीखेंगे इस वीडियो में कि हमने कैसे इनको एक साथ इस्तेमाल करना है ताकि हम अपने ख़यालात का इजहार कर सकें क्लियरली, वाज़े तौर पे, ठीक है। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है नाउन। नाउन की जो डेफिनेशन हम बचपन से जो रटी होती है और हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, वो है नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये चीज़ आपने इसके कॉन्सेप्ट में ऐड करनी है कि ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है और आइडिया भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर थिंग में ये चीज़ें भी आ रही हैं, आइडिया आपने साथ उसमें जो है वो अपने कॉन्सेप्ट में रखा हुआ है, अपने माइंड में या अपने जहन में रखा हुआ है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि जी ये तो इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल या ब्यूटी, ये कोई चीज़ का नाम तो नहीं है, ये तो आइडिया है, ये ख्याल है, ठीक है, तो ये किसी के मुताबिक जो है एक चीज़ खूबसूरत है, दूसरे के मुताबिक नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे आप। लेकिन जी है नाउन। अब ब्यूटी भी नाउन है, इंटेलिजेंस भी नाउन है, ठीक है, ऑनेस्टी भी नाउन है। तो देखें कि ये चीज़ आपने उसमें ऐड करनी है अपनी डेफिनेशन में, जो आपके जहन में है कि नाउन जो है वो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़, ठीक है, जो भी कोई भी ऐसी एंटिटी जो जिसके बारे में आप बात करते हैं, जिसका नाम है कोई, तो वो नाउन कहलाएगा। बेसिकली एनीथिंग दैट नेम्स अ थिंग इज़ अ नाउन। ये बात कि जो भी लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के लिए, वो नाउन है, ठीक है। वो जगह भी हो सकती है, शख्स भी हो सकता है। अब चीज़ में जब कह रहा हूँ तो उसमें सारों को मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स इसमें आएंगे या थिंग्स आएंगी, बल्कि सबको मैंने इसमें कह दिया है कि कोई भी चीज़ है, शख्स है, जगह, कोई भी नाम है, तो वो नाउन कहलाएगा। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट अ बास्केटबॉल कोर्ट, सैन फ्रांसिस्को, क्लियोपेट्रा और सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो देखें कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं, नाउन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। नाउन्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। बेसिक जो कैटेगरीज हैं जी नाउन्स की, वो दो हैं, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स फॉर थिंग्स लाइक प्लेनेट एंड गेम शो, ठीक है। ये आपको पता भी होगा कि जिससे हम कहते हैं उर्दू में इसमें नकरा, ठीक है, और इसमें मारफा। तो ये जो असमाए नकरा हैं, कॉमन नाउन्स, ये जो है जनरल नेम्स हैं, ठीक है। ये किसी आम चीज़, जगह, शख्स या ख्याल को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो स्पेसिफिक नेम्स या ख़ास चीज़, जगह या शख्स के नाम के लिए या ख्याल के नाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक जुपिटर एंड जियोपार्डी। तो देखें कि ये जुपिटर जो प्लैनेट है, अगर हम उसको स्पेशली उसकी बात करेंगे तो फिर हम कैपिटल जे के साथ लिखेंगे, और इसकी जो कैपिटलाइजेशन होती है वो शो करती है कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। तो ये चीज़ भी साथ साथ में कुछ कॉन्सेप्ट साथ इसके जोड़ रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, ये चीज़ें भी साथ साथ बताऊँगा आपको, ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ समझ में आए। अच्छा, दूसरा है जी प्रोनाउन। प्रोनाउंस कौन से वर्ड्स हैं जी? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यू सब्स्टिट्यूट फॉर स्पेसिफिक नाउन्स व्हेन द रीडर और लिसनर नोज विच स्पेसिफिक नाउन यू आर रेफरिंग टू। तो इसके दो एक जो है वो इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। एक ये कि ये तब हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए नाउन्स को, उनकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं नाउन्स की, जब
वो जो है उसके बारे में पहले बात हो चुकी होती है। जैसे एक पैराग्राफ में आपने एक सेंटेंस लिखा, उसमें आपने पहले नाम लिखा, ठीक है, और फिर दूसरी दफ़ा जब आपने उसका जिक्र किया नेक्स्ट सेंटेंस में या नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो फिर आप शी या ही लिख देते हैं बेस्ड ऑन द जेंडर दैट द सब्जेक्ट कैरीज। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए, कि बार बार एक नाम लेने से जो है वो बोरिंग हो जाती है चीज़, बोरिंग हो जाता है टेक्स्ट या स्पीच। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यू माइट से जेनिफर वॉज सपोज टू बी हियर एट 8, देन फॉलो इट विद शी इज़ ऑलवेज लेट, नेक्स्ट टाइम आई टेल हर टू बी हियर हाफ आवर अर्लियर। तो देखें कि पहली दफ़ा जेनिफर यूज़ हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद जब दोबारा उसके बारे में बात हुई है तो फिर शी यूज़ हुआ और फिर हर यूज़ हुआ। तो एक में फिर देखें कि फिर उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुआ और फिर एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुआ। तो ये चीज़ जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करें जहाँ पे वो नीडेड है। ऐसा ना हो कि हम एक ही नाम को बार बार रिपीट कर रहे हैं बजाय इसके कि हम उसकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। तो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का आपने देखा है कि जो नाउन और प्रोनाउन हमने किया, तो ये इसका एक मकसद है। प्रोनाउन का मकसद क्या है कि ये रेपिटिशन से बचाता है एक तो, और दूसरा ये कि जब एक दफ़ा हम एक सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं और दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन का क्या इस्तेमाल है जी, नाउन का ये फंक्शन है कि किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए उसको कोई नाम देना पड़ता है जिसके ज़रिए हम उसका नाम लेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो ये दो अभी तक हो गए हैं, बाकी भी आगे हम फंक्शंस साथ साथ डिस्कस करेंगे बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अच्छा, इंस्टेड ऑफ सेइंग जेनिफर्स नेम 3 times in a row, you substituted she and her and your sentences remained grammatically correct। तो देखें वही बात कि बजाय इसके कि 3 दफ़ा आप जेनिफर का नाम लें, आपने जो है वो उसकी जगह प्रोनाउंस इस्तेमाल किए ताकि वो बोरिंग ना हो, और वो जो है आपने क्योंकि पहले उसका जिक्र कर दिया तो इस वजह से भी आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू अ रेंज ऑफ कैटेगरीज एंड वी कवर देम ऑल इन आवर गाइड टू प्रोनाउंस। तो ये जो है हम इंशाल्लाह अपने जो है वो इसमें मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं जो है वो आपको प्रोनाउंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये जहाँ से मैंने उठाया ना वहाँ पे ये लिखा हुआ था, लेकिन ये प्रोनाउन के बारे में मैं इंशाल्लाह एक और जो है वो वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव में क्या है जी, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स। अब एडजेक्टिव्स का काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, नाउन्स को डिस्क्राइब करना, उनके बारे में हमें बताना, जिसे हम कहते हैं क्वालिटीज़ बताते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स जो है वो हमें नाउन्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में मज़ीद बताते हैं। थिंक अबाउट योर फेवरेट मूवी, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट टू फ्रेंड हु इज़ नेवर सीन इट। तो अगर आप जो है वो अपनी फेवरेट, अपनी पसंदीदा मूवी का जिक्र करते हैं अपने दोस्त से, तो कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे। तो जो भी आप कहेंगे ज़ाहिर अच्छी अच्छी बातें आप उसके बारे में बताएंगे, खूबियाँ उसकी बताएंगे, क्यों आपको देखनी चाहिए, ठीक है, अपने दोस्त को बताएंगे या अपनी सहेली को बताएंगे। तो देखें कि ये जो भी आप अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करेंगे अपनी पसंदीदा मूवी के लिए, वो एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, ठीक है। आप उसकी खूबियाँ बयान करेंगे मूवी की। यू माइट से द मूवी वॉज फनी, इंगेजिंग, वेल रिटन और सस्पेंसफुल। तो आप उसके बारे में ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि वो फ़नी है, इंगेजिंग है, वेल रिटन है और या सस्पेंसफुल है। तो देखें कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या बता रहे हैं हमें, जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या बता रहे हैं हमें कि वो मूवी किस तरह की है, ठीक है, ऑफ वट टाइप या काइंड हमें बता रहे हैं कि उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द मूवी विद दीज वर्ड्स यू आर यूजिंग एडजेक्टिव्स। An adjective can go right before the noun it's describing. I have a black dog, but it doesn't have to. तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि एडजेक्टिव आम तौर पे नाउन से पहले आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा नाउन से पहले आए। Sometimes adjectives are at the end of a sentence. My dog is black. तो ऐसे भी आप कह सकते हैं I have a black dog, और ऐसे भी कह सकते हैं My dog is black। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको कहा जाए जी एडजेक्टिव का हमेशा नाउन से पहले आना ज़रूरी है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, बल्कि नाउन के बाद भी आ सकता है एडजेक्टिव। तो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट हियर टू मेंशन कि आपने ये कॉन्सेप्ट इस तरह भी याद रखना है कि बाद में भी एडजेक्टिव आ सकता है नाउन से। अच्छा, वर्ब। अब वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जी। वर्ब जो है वो मतलब आप समझिए कि वर्ब सेंटेंस के तौर पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट है वर्ब। और वर्ब इतना मेन एक जो है वो पार्ट है लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का। तो देखें वर्ब्स में कौन कौन से हैं, गो, बी अमेजिंग, रन एज फास्ट एज यू कैन, विन द रेस। अब ये जो बोल्ड हैं ये सारे क्या हैं, बोल्ड वर्ड्स जो हैं मोटे हरूफ में जो लिखे हुए हैं ये वर्ब्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेट एवरी पार्टिसिपेंट यू पुट इन द वर्क एंड कम्पीटेड, सॉरी हु पुट इन द वर्क एंड कम्पीटेड। तो देखें कि ये जो कम्पीटेड, ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है कम्पीट,
ठीक है, compete का जो है वो पास्ट फॉर्म है। इसी तरह congratulate, go, be, run, win, ये सारे वर्ब्स हैं। अब वो हम इसकी जो है टाइप्स इंशाल्लाह इस पर मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा हर पार्ट ऑफ स्पीच पे, जिसमें मैं इनको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, इनकी टाइप्स, इनकी काइंड्स। लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की कोशिश की है इस वीडियो में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं और आपको थोड़ा थोड़ा सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता हो। तो देखें कि ये जो है वो ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स और वो सारी हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दीज बोल्डेड वर्ड्स आर verbs. Verbs are words that describe specific actions like running, winning and being amazing. तो देखें कि ये वो words होते हैं जो specific actions को describe करते हैं, ठीक है। और ये अब ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, वो हम आगे जाके देखते हैं। लेकिन मेनली अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ब क्या होती है तो आप यही कहते हैं कि ये एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, वो वर्ड्स जो एक्शन बताते हैं हमें कि क्या अमल हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है कहीं, ठीक है, या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, डूअर ऑफ एक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जो एक्शन है वो वर्ब कहलाएगा। नॉट ऑल वर्ब्स रेफर टू लिटरल एक्शंस दो, ये चीज़ अब यहाँ पे आपने याद रखनी है कि हमेशा जो वर्ब्स हैं, ये सारे वर्ब्स जो हैं वो एक्शंस को ही डिस्क्राइब नहीं करते। वर्ब्स दैट रेफर टू फीलिंग्स और स्टेट्स ऑफ बीइंग लाइक टू लव एंड टू बी आर नोन एज नॉन एक्शन वर्ब्स। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो फीलिंग्स हैं या जो स्टेट्स ऑफ बीइंग है, ठीक है, जिनके लिए हम ऑक्सिलरीज वगैरह भी यूज़ करते हैं, तो वो सारे जो वर्ब्स हैं वो भी वर्ब्स की ही टाइप्स हैं, लेकिन वो एक्शन वर्ब्स नहीं हैं, वो नॉन एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। कन्वर्सली द वर्ब्स दैट डू रेफर टू लिटरल एक्शंस आर नोन एज एक्शन वर्ब्स। वो वाली वर्ब्स जो एक्शन की तरफ जो है वो हमें इशारा देती हैं या उनको एक्सप्रेस करती हैं एक्शंस को, तो वो वाली जो वर्ब्स हैं वो एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। जो स्टेट्स या फीलिंग्स को डिस्कस करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, वो वर्ब्स या उस तरफ जो है वो पॉइंट आउट करती हैं उनको, तो वो नॉन एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। एडवर्ब, अब एडवर्ब के बारे में भी हम जो है वो कुछ चीज़ नई ज़रूर इसमें आप सीखेंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई कुछ ना कुछ आपके कॉन्सेप्ट में ज़रूर ऐड होगा। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब। अब वैसे देखेंगे आप आमतौर पे मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ जब भी, तो वो कहते हैं कि एडवर्ब वो वर्ड्स हैं या वो वर्ड है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको जो है वो उसके मीनिंग में इजाफा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि एडवर्ब एक एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है, एक वर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है या उसको मॉडिफाई कर सकता है, और एक और एडवर्ब को भी मॉडिफाई या उसके मीनिंग में इजाफा कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये चीज़ आपने ऐड करनी है अपने कॉन्सेप्ट में कि एडवर्ब ना सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बल्कि एडजेक्टिव को भी कर सकता है वो मॉडिफाई, और एक और एडवर्ब को भी। टेक अ लुक एट दीज एग्जांपल्स। यहाँ पे आप देखेंगे कैसे वो जो है वो एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ब के साथ साथ। हियर्स एन एग्जांपल, आई एंटर्ड द रूम क्वाइटली। अच्छा, पहले तो ये बता दूँ ये क्वाइटली है, ठीक है, क्वाइटली नहीं है, क्वाइटली, खामोशी से। तो आई एंटर्ड द रूम क्वाइटली, अब क्वाइटली जो है वो क्या है, एडवर्ब। ये किस जो है वो किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, एंटर को। तो एंटर यहाँ पे क्या है, या एंटर्ड क्या है, ये वर्ब है, और ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंटर जो है, एंटर्ड, इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ड क्वाइटली, और क्वाइटली यहाँ पे एडवर्ब है। हियर्स अनदर एग्जांपल, अ चीता इज ऑलवेज फास्टर देन अ लायन। अब देखें कि चीता और लायन का कंपैरिजन हो रहा है, और फास्टर कंपैरेटिव डिग्री जिसे हम कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब, वो यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन उसके साथ क्या है, सॉरी, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फास्टर लिखा हुआ है, और साथ क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज। तो ऑलवेज फास्टर में ऑलवेज जो है वो क्या कर रहा है, फास्टर को मॉडिफाई कर रहा है, और फास्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे एज एडवर्ब काम कर रहा है वर्ड ऑलवेज, और ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, एडजेक्टिव को। ऑलवेज इज डिस्क्राइबिंग हाउ फ्रीक्वेंटली अ चीता इज फास्ट। तो हाउ फ्रीक्वेंटली को आंसर कर रहा है ये ऑलवेज जो वर्ड है, और ये एज एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पे। तो देखें कि ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और एक जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह एक एडवर्ब एक और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। जिस तरह हम कहते हैं ना, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है। तो देखें कि ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट अगर मैं कहता हूँ तो रनिंग होगी वर्ब, ठीक है, फास्ट हो गया क्या कहते हैं उसका एडवर्ब हो गया। यहाँ पे वो रनिंग के बारे में हमें बता रहा है कि
कैसे दौड़ रहा है, तेज़ दौड़ रहा है, आहिस्ता दौड़ रहा है। और वेरी जो मैंने लगाया है वो फिर क्या कर रहा है, वो फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी फास्ट में वो फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, और वेरी खुद भी एडवर्ब है तो वो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे चूँकि एग्जांपल नहीं है तो मैंने वैसे आपको बता दी कि एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। अच्छा, प्रपोजिशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखें, जिनके साथ मैं इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ वो मज़ीद उसमें जो है वो फिर उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है या उनकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो जाती है एक लैंग्वेज के अंदर। तो प्रपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जी जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, और ये अक्सर आपने एग्जाम्स में भी देखा होगा, ये आती है प्रपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनको भी मुश्किल होती है आइडेंटिफाई करने में, जब तक आप जो है वो इनका इस्तेमाल सुनते नहीं हैं नेटिव स्पीकर से, और उनमें रहते नहीं हैं, या उनके जो है वो आप उनको बोलते हुए सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं लिखा हुआ उनका, तो तब तक आपको प्रपोजिशन उतने अच्छे से जो है वो समझ में नहीं आती हैं, और आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते और यूज़ भी नहीं कर सकते। तो प्रपोजिशंस टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो ये रिलेशनशिप या पोजीशन बताने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं दो अल्फाज के दरमियान एक सेंटेंस में, तो उनको कहते हैं प्रपोजिशन। इसका काम क्या है, ये रिलेशनशिप शो करता है। प्रपोजिशन जो वर्ड होता है वो रिलेशनशिप शो करता है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के दरमियान एक जुमले के अंदर। हियर्स एन एग्जांपल, आई लेफ्ट माई बाइक लीनिंग अगेंस्ट द गैराज। ठीक है, गैरेज भी पढ़ सकते हैं इसको और गैराज भी। तो ये साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन भी आपको हेल्प करूँगा कि उसमें भी आप बेहतर हो जाएं। इसको गैरेज भी पढ़ सकते हैं, गैरेज या गैराज, गैराज। ठीक है, इन दिस सेंटेंस अगेंस्ट इज़ द प्रपोजिशन बिकॉज इट टेल्स अस वेयर आई लेफ्ट माई बाइक। तो अगेंस्ट जो है वो पोजीशन बता रहा है कि कहाँ पे, ठीक है, लोकेशन या पोजीशन बता रहा है, और साथ साथ रिलेशनशिप भी बताती है प्रपोजिशन दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के दरमियान एक सेंटेंस के अंदर। तो ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि प्रपोजिशन साथ पोजीशन और लोकेशन भी बता सकती है। तो यहाँ पे इसने पोजीशन या लोकेशन बताई है कि वो कहाँ पे उसने अपनी जो बाइक है वो छोड़ दी, तो गैराज के अंदर। ठीक है, अच्छा, या गैराज के साथ बल्कि लेटी हुई। फिर क्या है जी, हियर्स अनदर एग्जांपल, शी पुट द पिज्ज़ा इन द ओवन। विदाउट द प्रपोजिशन इन वी डू नॉट या वी डोंट नो वेयर द पिज्ज़ा इज़। तो देखें कि शी पुट द पिज्ज़ा इन द ओवन, तो ये इन जो है वो प्रपोजिशन है जो हमें बताती है कि कहाँ पे पिज़्ज़ा जो है रखा, ऑन द ओवन, बाहर रखा ओवन के ऊपर या अंदर रखा। तो ये इन, ऑन, ये चीज़ें जो हैं, ये प्रपोजिशंस या ये वर्ड्स जो हैं, ये अल्फाज जो लैंग्वेज के हैं वो हमें बताते हैं कि कहाँ पे कोई एक्शन हुआ या कहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है या कहाँ पे मौजूद है। तो ये देखें कि कितना इम्पोर्टेंट है प्रपोजिशन भी। और इसमें अक्सर गलती कहाँ पे होती है, जब हम दो चीज़ों के दरमियान, दो वर्ड्स के दरमियान क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ओवर और ऑन है, या ओवर और अबव है, ठीक है, या इन और एट है, तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। इंशाल्लाह जब प्रपोजिशन पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं इन चीज़ों को डिटेल से क्लैरिफाई करूंगा ताकि आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, और आपने साथ साथ जो है वो ये चीज़ देखनी है कि प्लीज़ मुझे इस वीडियो पे आपने फ़ीडबैक देनी है, बताना है कि इसमें कोई कमियां तो नहीं थी, अगर कोई गलतियां आपको नज़र आती हैं तो वो भी आपने मेंशन करनी है। ठीक है, और टीचर इज़ ऑल्सो लर्नर, और मैं ओपन टू लर्निंग हूँ। मैं ये नहीं बिल्कुल समझता, और मैं इसको पसंद भी नहीं करता कि मैं कहूँ जी कि मुझे बढ़ाता है। और ये जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आपको खाली रहना चाहिए। ठीक है, हर टाइम नॉलेज के लिए खाली रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा भी और आप हासिल भी कर पाएंगे। तो ये जो है आपने प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने फ़ीडबैक देनी है, आपने बताना है आपको कैसी लगी वीडियो, और जो भी सजेशंस आपकी होंगी, जो भी आपकी तजावीज़ हैं, वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा आपने लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, तो ये होगी प्रपोजिशन। अब नेक्स्ट चलते हैं जी कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या है जी, कंजंक्शंस मेक इट पॉसिबल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस मल्टीपल आइडियाज़। अब कंजंक्शन का क्या, आप देखें कंजंक्शन का, जंक्शन का आपको पता भी होगा कि जंक्शन का मतलब है जो दो के दरमियान जोड़ होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ जो है वो आप अगर उसको देखते हैं, कोई भी चीज़, तो वो अगर जुड़ी हुई है, कहीं पे जोड़ है उसके, तो वो जंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या, कौन से वर्ड्स हैं, ये कौन सी कैटेगरी है, ये क्या कैटेगरी है जो ये पॉसिबल बनाती है, ये मुमकिन बनाती है कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएं और काफ़ी सारे आइडियाज़, काफ़ी सारे ख्यालात को एक साथ मिला के एक जुमले में बयान करें। ठीक है, तो देखें कि कैसे
अब नीचे एग्जांपल हैं कि आई लाइक मैरिनारा सॉस, आई लाइक अल्फ्रेडो सॉस, आई डोंट लाइक पुतानेस्का सॉस। तो देखें ये इनकी प्रोनाउंसिएशंस जो हैं, चूँकि ये नाम है सॉसेस के, तो ये इसमें हो सकती है कन्फ्यूजन, इसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक्सपेक्ट की जाती है गलती। आपने उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंफर्म करनी है कि आपकी गलत ना हो, जो कॉमनली यूज़ होते हैं वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, तो देखें कि ये 3 अब सेंटेंसेस हैं, ठीक है। ये जो तीनों सॉसेस के बारे में सेंटेंसेस हैं, ये 3 सेंटेंसेस हैं। ईच ऑफ दीज 3 सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ क्लियर आइडिया। इनमें से हर एक सेंटेंस एक क्लियर आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है कि जी मैं कौन सी लाइक करता हूँ सॉस और कौन सी नहीं करता, ये करती हूँ। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद लिस्टिंग योर प्रेफरेंसेस लाइक दिस, बट इट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू इट। ऐसा नहीं है कि ये अगर आप इस तरह लिखेंगे तो कोई मसला है। जिस तरह हम होते हैं ना बिगिनर, एज अ बिगिनर जब हम लिखते हैं, आपने देखा होगा हम बहुत छोटा छोटा लिखते हैं जी, आई एम अली, आई गो टू स्कूल, आई रीड इन क्लास 5th, ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं। आई लाइक पिज्ज़ा या आई लाइक बर्गर, इस तरह हम लिखते हैं। तो देखें कि ये जो है हम शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बनाते हैं। इसी तरह ये 3 सेंटेंसेस हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बेहतर नहीं है, ठीक है, ये एफिशिएंट वे नहीं है, इससे बेहतर हो सकता है। कंसिडर इंस्टेड आई लाइक मैरिनारा सॉस एंड अल्फ्रेडो सॉस, बट, फिर कॉमा है, फिर बट आई डोंट लाइक पुतानेस्का सॉस। तो देखें कि ये अब क्या हुआ, एक सेंटेंस के अंदर आ गया, और लाइक जो करते हैं आप वो दोनों चीज़ें साथ आ गई, बीच में एंड लगा दिया आपने कंजंक्शन, और फिर बट लिखा साथ, और आई डोंट लाइक पुतानेस्का सॉस। तो देखें कि उसके बाद आपने फिर जो नहीं पसंद करते उसके बारे में बात की। तो अब ये बट और एंड क्या है, ये कंजंक्शंस है, ठीक है। और जब कंजंक्शन पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बड़ी डिटेल से वो फैन बॉयज़ एक यूज़ होता है, जो सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में आपको बड़ी हेल्प करता है। वो जो वर्ड बना हुआ है कि एफ फॉर है, और फिर ए से जो है वो एंड है, और एन से नॉर है, और बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो। तो फैन बॉयज़ बन जाता है, इससे आपको सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद हो जाती हैं। अच्छा, वो फिर वीडियो जब बनाऊंगा तो फिर उसमें इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। इन दिस सेंटेंस एंड बट आर द 2 कंजंक्शंस दैट लिंक योर आइडियाज़ टुगेदर। तो एंड और बट जो है इसमें 2 कंजंक्शंस हैं जो लिंक करती हैं आपके आइडियाज़ को। तो देखें कि कितना आसान हो जाता है और कितना एफिशिएंट बन जाता है जब हम सही से इस्तेमाल करते हैं कंजंक्शंस को विद इन आर सेंटेंसेस। अच्छा, 8th जो पार्ट ऑफ स्पीच है जी वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन में क्या है कि इसमें कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो सडन फीलिंग्स को बयान करते हैं, ठीक है, या सडन इमोशंस को बयान करते हैं। तो आउच, जिस तरह कोई टक्कर किसी की जो है वो लगती है, ओ माई, वाओ, बहुत अच्छी कोई चीज़ लगती है, याइक्स, ठीक है। तो ये सारी इंटरजेक्शंस हैं। इफ़ यू हैव एवर अटर्ड एनी ऑफ द वर्ड्स अबव, यू हैव यूज्ड एन इंटरजेक्शन वेदर यू न्यू इट एट द टाइम और नॉट। तो देखें कि आपने अगर इनमें से कोई भी वर्ड पहले जो है वो कभी यूज़ किया है, कभी बोला है, कभी जो है वो आपकी ज़ुबान से निकला है, तो आपने एक इंटरजेक्शन यूज़ की है। और देखें कि आपको उस वक्त बेशक ये पता हो या ना हो, लेकिन आपने यूज़ की है एक इंटरजेक्शन। द वर्ड इंटरजेक्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स इंटर, बिटवीन एंड जकेर, टू, थ्रो। तो देखें कि ये क्या मतलब है इसका। इंटर का मतलब है बिटवीन, और जकेर का क्या मतलब है, टू थ्रो, तो दरमियान में फेंकना। तो देखें कि आप जब कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं, कहीं पे जा रहे हैं और दरमियान में कोई जो है वो चीज़ होती है, कोई आपके सडन फीलिंग होती है, अचानक से ना, सडन फीलिंग जो है वो बता के नहीं आती, या इमोशन बता के नहीं आती, अचानक से आप किसी तरह महसूस करते हैं, और ये अचानक से टक्कर फॉर एग्जांपल लगी, अचानक से जो है कोई छक्का लग गया और आप कहते हैं वाओ, या अचानक से जो है आपको कोई सरप्राइज़ मिलता है, तो वो अचानक से हो रहा है, ठीक है, काम आपको जो है वो अचानक से जो इवेंट्स हैं, ये जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें ये फेंक दी जाती है चीज़। तो देखें कि आप उस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो उस वजह से आपकी जो है वो सडन फीलिंग की वजह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं, और वो इंटरजेक्शन कैटेगरी में आते हैं या पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। सो एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट यू थ्रो इन बिटवीन सेंटेंसेज और थॉट्स टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग। वही बात कि आप जो है उसको दरमियान में फेंकते हैं सेंटेंसेस के या ख्यालात के, ताकि आप एक जो अचानक से आपको कोई फीलिंग हुई है या एहसास हुआ है उसको बयान कर पाएँ। अच्छा, अब 9th पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो कौन सा जी, आर्टिकल। मैंने शुरू में बताया कि कुछ ग्रामरियंस के मुताबिक 9वां
पार्ट ऑफ स्पीच भी है जो आर्टिकल है, और आर्टिकल को आमतौर पे जब 8 पार्ट ऑफ स्पीच हम कहते हैं तो उसमें फिर आर्टिकल एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अलहदा से भी इसके लिए कैटेगरी बनाई गई है आर्टिकल, जो 9वीं कैटेगरी है, ठीक है, या 9th पार्ट ऑफ स्पीच है। अच्छा, अपीयर, द ब्रिक हाउस, एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, दीज बोल्डेड वर्ड्स आर नोन एज आर्टिकल्स। तो देखें आर्टिकल्स के बारे में ये आपको थोड़ा सा बता दो कि आपने जो है वो वॉवल, या ये बहुत स्टूडेंट्स की गलती होती है, अक्सर स्टूडेंट्स की बल्कि गलती होती है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि आपने वॉवल या कॉन्सोनेंट को नहीं देखना, उसके हिसाब से आपने अ या एन नहीं लगाना, बल्कि वॉवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड को देखना है। अब देखें अपीयर में हमने अ क्यों कहा, क्योंकि पी जो है वो, या प साउंड, अब प को देखना आपने, पी साउंड को नहीं, उसको नहीं देखना लेटर को, या पी को ये नहीं देखना कि वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है, बल्कि साउंड को देखना है। तो जो प है साउंड वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इस वजह से हमने आ लगाया। इसी तरह द ब्रिक हाउस, तो द तो दोनों के साथ आता है, ठीक है, वो चाहे कॉन्सोनेंट साउंड हो या वोवल साउंड हो। लेकिन आगे आप देखें एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, इसमें हमने क्यों जो है वो एन लगाया, इस वजह से नहीं कि आगे ई है, बल्कि हमने इस वजह से एन लगाया है चूँकि ये जो है वो ये वोवल साउंड है एक्साइटिंग की शुरू में, इस वजह से। तो ये भी, इस पे भी जब इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा तो बड़ी डिटेल में ये चीज़ बताऊंगा फोनेटिक्स के हवाले से कि कहाँ पे हम गलती करते हैं और कौन सा इस कॉन्सेप्ट में जो है वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। दीज बोल्डेड वर्ड्स आर नोन एज आर्टिकल्स। तो ये जो बोल्डेड वर्ड्स हैं जी, 3 मेन आर्टिकल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ये 3 ही आर्टिकल्स हैं, बल्कि अ, द और एन। Like nouns, articles come in 2 flavors, definite articles and indefinite articles. And just like the 2 types of nouns, the type of article you use depends on how specific you need to be about the things you are discussing. तो देखें जिस तरह कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स है, इसी तरह आर्टिकल्स में भी 2 किस्में हैं, एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स और एक डेफिनेट आर्टिकल्स। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो कौन से हैं, एंड, और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द। तो देखें कि द भी पढ़ते हैं इसको, दी भी, वो भी बेस्ड ऑन द साउंड्स है दैट इट फॉलोज, ठीक है, या दैट इट इज़ फॉलोड बाय। तो ये चीज़ देखें कि ये आर्टिकल्स में भी यही कॉन्सेप्ट है। इस तरह आप याद रख सकते हैं कि जिस तरह नाउन्स में कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स हैं, ये 2 फ्लेवर्स हैं, इसी तरह आर्टिकल्स में भी 2 फ्लेवर्स या 2 टाइप्स हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। अ डेफिनेट आर्टिकल डिस्क्राइब्स वन स्पेसिफिक नाउन लाइक द एंड दिस, ठीक है। अब देखें कि ये एक स्पेसिफिक नाउन को जो है वो डिस्क्राइब करता है, या उसको, उसकी वजाहत करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। डिड यू बाय द कार, ठीक है। आप देखें एक स्पेसिफिक उस नाउन की बात हो रही है जो पहले जिसके बारे में बात हो रही है और जिसका पता है स्पीकर को भी और लिसनर को भी, ऑडियंस को भी पता है और बोलने वाले को भी पता है, या लिखने वाले को भी पता है और रीडर को भी पता है। तो तब ये हम इस तरह यूज़ करते हैं आर्टिकल को, वो हम आगे चल के इंशाल्लाह इस पर जब वीडियो बनेगी तो फिर आपको डिटेल में समझ आएगी। लेकिन यहाँ पे देखें कि ये जो यूज़ हुआ ये क्या हुआ है, आर्टिकल यूज़ है, डिड यू बाय द कार। नाउ स्वैप इन एन इनडेफिनेट आर्टिकल, स्वैप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज या पुट इन। तो यहाँ पे देखें कि स्वैप इन का क्या मतलब है, पुट इन, कि यहाँ पे अगर इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएं तो क्या है, डिड यू बाय अ कार। तो डिड यू बाय द कार का क्या मतलब होगा कि ख़ास गाड़ी आपने क्या ख़रीदी है, ठीक है, क्या आपने ख़रीद ली वो गाड़ी। अब वो गाड़ी कौन सी होगी, जो ख़ास गाड़ी है कोई, उसकी बात हो रही है। लेकिन जब आप कहते हैं डिड यू बाय अ कार, क्या आपने गाड़ी खरीदी है, ठीक है, या आपने गाड़ी खरीदी, तो ये है, या गाड़ी खरीदी थी, वैसे डिड है ना, लेकिन हम खरीदी कहते हैं क्योंकि पास्ट में हम फिर वो नहीं लगाते, इसके साथ थी और थे तब लगाते हैं जब ज़्यादा पास्ट हो अक्सर, ठीक है। तो डिड यू बाय अ कार, ये क्या है कि ये कोई आम गाड़ी जो भी आपने अगर खरीदी है, कोई भी गाड़ी खरीदी है, तो फिर ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर आपने वो वाली गाड़ी जिसके बारे में पहले हम बात कर रहे थे, या कोई जो है दोनों को पता है कि कौन सी वाली गाड़ी, तो फिर आप डिड यू बाय द कार कहते हैं। सी हाउ द इम्प्लीकेशन इज़ गॉन एंड यू आर आस्किंग अ मच मोर जनरल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखें कि वो इम्प्लीकेशन चली गई कि कोई ख़ास गाड़ी है और आप जस्ट एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं जब आप इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अ और एन है, उसमें से अ यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फिगरिंग आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कैसे हम फिगर आउट करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है एक सर्टेन वर्ड। तो देखिए समटाइम्स इट्स नॉट ईजी टू टेल विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड इज। हियर आर अ फ्यू ईजी हैक्स टू क्विकली फिगर आउट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच यू आर डीलिंग विद। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जब तक आप सेंटेंस के अंदर नहीं देखेंगे, मेन रूल वही है कि जब तक आप सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखेंगे या इस्तेमाल हुआ
नहीं देखेंगे एक वर्ड को तब तक आप क्लियरली नहीं बता सकते कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होता है कि कौन सी 2-3 कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, तो उस वक्त जो है वो आपने जब एग्जैक्टली बताना होता है तो फिर आप उस जुमले को देख के बताते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन जनरली कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आप याद रख सकते हैं टू ईजिली आइडेंटिफाई, ठीक है, कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ड है। इफ़ इट्स एन एडजेक्टिव प्लस द एंडिंग ly, इट्स एन एडवर्ब, ठीक है। अब देखें, अगर वो एक एडजेक्टिव है और उसके बाद जो है ly की एडिशन हुई है, उसके साथ ly लगा हुआ है, तो फिर जिस तरह क्विक क्या होता है, एडजेक्टिव, और क्विकली ये क्या है, ये एडवर्ब है। तो एग्जांपल में देखें, कॉमनली और क्विकली, तो कॉमन क्या है, ये एडजेक्टिव है, वर्ड जो कॉमन है, और इसके साथ ly लगाते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है। तो ये एक जो है वो आप याद रख सकते हैं एज अ टिप कि ly अक्सर एडवर्ब्स के साथ लगा होता है जो एडजेक्टिव से बनते हैं। इफ़ यू कैन स्वैप इट आउट फॉर अ नाउन एंड द सेंटेंस स्टिल मेक सेंस, इट्स अ प्रोनाउन। तो देखें कि अगर आप एक्सचेंज करते हैं, एक नाउन की जगह आप एक वर्ड लगाते हैं और वो फिर भी सेंस बना रहा है, तो उसका फिर भी मीनिंग जो है वो कन्वे हो रहा है, वो उसी तरह मानी दे रहा है, तो फिर आप उसको प्रोनाउन कहते हैं उस वर्ड को। जिस तरह वी प्लेड बास्केटबॉल, स्टीव एंड आई प्लेड बास्केटबॉल। अब स्टीव एंड आई की जगह आप वी यूज़ करते हैं, तो देखें कि इससे जो है वो मानी वाज़ेह हो रहा है और उससे कोई भी डिफरेंस उस तरह क्रिएट नहीं हो रहा सब्जेक्ट में, बल्कि हमने क्या यूज़ कर दिया, हम इस्तेमाल कर दिया स्टीव एंड आई, ठीक है, उसकी जगह। इफ़ इट्स समथिंग यू डू एंड यू कैन मॉडिफाई द सेंटेंस टू इंक्लूड द वर्ड डू, इट्स अ वर्ब, ठीक है। और अगर आप एक जो है वो एक्शन की बात करें, कोई ऐसी चीज़ जो आप करते हैं, तो फिर क्या होगा, वो वर्ब कहलाएगी। और आप क्या करते हैं कि आप उसको अगर मॉडिफाई कर सकते हैं तो तब भी वो वर्ड जो है वो वर्ब कहलाएगा। अब एग्जांपल क्या है, आई हैव एन अम्ब्रेला, आई डू हैव एन अम्ब्रेला। तो देखें कि दोनों जो है, आई हैव एन अम्ब्रेला या आई डू हैव एन अम्ब्रेला, ये दोनों इसमें जो डू है ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ देखें कि ये ना सिर्फ ये होता है कि आप आई डू वैसे तब यूज़ करते हैं, आई डू हैव जब आप उसको स्ट्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और बेहतर जो तरीका है आंसर करने का, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पूछता है डू यू हैव एन अम्ब्रेला, तो आप कहते हैं आई डू हैव एन अम्ब्रेला, तो ये प्रॉपर वे होता है, ये फॉर्मल तरीका कंसिडर किया जाता है। और अगर आप कहते हैं आई हैव एन अम्ब्रेला, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो उस तरह से कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन ये यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, वर्ब को। तो ये भी आपने याद रखना है कि वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं होता, बल्कि वो स्टेट को भी या फीलिंग्स को भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन रिमूव द वर्ड एंड द सेंटेंस स्टिल मेक सेंस बट यू लूज अ डिटेल, द वर्ड इज़ मोर लाइकली एंड एडजेक्टिव। देखिए, अगर आप एक वर्ड को हटा दें और फिर भी वो सेंस बना रहा हो या मीनिंगफुल हो, तो फिर क्या है, वो ज़्यादा उसके चांसेस क्या हैं उस वर्ड के कि वो एडजेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि देखें, वो नाउन तो वहीं रहेगा ना, उसके साथ आपने क्वालिटी कोई ऐड की होगी। जिस तरह आई हैव अ ब्लैक डॉग, तो अब उसमें देखें अगर मैं ब्लैक को हटा देता हूँ, ठीक है, तो फिर भी आई हैव अ डॉग तो बच जाता है, पीछे मीनिंग तो उसका कंप्लीट है। उसके बारे में मज़ीद अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो फिर मैं लगा देता हूँ जी आई हैव अ ब्लैक डॉग या वाइट डॉग, तो देखें कि वो फिर ज़्यादा उसके चांसेस हैं कि वो एडजेक्टिव होगा अगर आप उस वर्ड को निकाल दें या वर्ड्स को निकाल दें और वो स्टिल सेंस मेक करे या वो मीनिंगफुल हो। शी ड्राइव्स अ रेड वैन, शी ड्राइव्स अ वैन, तो देखें यहाँ पे रेड वैन के बजाय सिर्फ वैन भी कहें तो तब भी मीनिंग क्लियर है। तो रेड जो है वो क्या है, रेड एडजेक्टिव है। अच्छा, इफ़ यू कैन रिमूव द वर्ड इन द सेंटेंस डजंट मेक सेंस, इट्स लाइकली अ प्रपोजिशन। अब देखें, सेंस बनाने के लिए प्रपोजिशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको हम निकाल दें तो फिर वो वर्ड जो है वो क्या होगा, वो प्रपोजिशन हमें पता चल जाएगा, हम ये जान लेंगे कि वो प्रपोजिशन है। अक्सर औकात मतलब ज़्यादा इम्कान ये है, ठीक है, ये नहीं है हमेशा इस तरह होगा, बल्कि ज़्यादा इम्कान ये है कि वो प्रपोजिशन है। अगर एक वर्ड के निकालने से सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहता तो फिर उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वर्ड प्रपोजिशन है जो हमने निकाल दिया या जिसकी ज़रूरत है उस सेंटेंस को। आई लेफ्ट माई नोटबुक ऑन द डेस्क, आई लेफ्ट माई नोटबुक द डेस्क, तो देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कहाँ पर, ठीक है, वो जो बात कर रहा है वो क्या, नोटबुक और डेस्क का क्या ताल्लुक है आपस में। तो ऑन द डेस्क का क्या मतलब है कि वो ऊपर है डेस्क के, ठीक है। तो देखें कि कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रपोजिशन का इस्तेमाल, यहाँ पे हमें शो हो रहा है इस एग्जांपल में। एंड इफ़ यू आर एवर रियली स्टम्प्ड जस्ट लुक द वर्ड अप, तो अगर आप रियली जो है वो आपको नहीं समझ आ रही, नहीं पता चल रहा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, डिक्शनरी देखनी चाहिए,
ठीक है, उसमें देखना चाहिए लफ्ज़ को। डिक्शनरीज टिपिकली लिस्ट द पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड फिट्स इन इट्स एंट्री, एंड इफ इट फिट्स मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच बोथ आर लिस्टेड विद एग्जाम्पल्स। तो देखिए डिक्शनरीज में क्या होता है कि डिक्शनरीज में जो एंट्रीज, वो एंट्रीज होती हैं, सारे वर्ड्स जो होते हैं ना वो एंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। तो उनमें जो है जहाँ पे भी एक वर्ड फिट होता है तो वहाँ पे साथ लिखा होता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। आपने देखा होगा ब्रैकेट्स के अंदर एन लिखा होता है या वी लिखा होता है, ठीक है, शॉर्ट में, या ए डी जे लिखा होता है एडजेक्टिव के लिए, या ए डी वी लिखा होता है एडवर्ब के लिए। तो देखें कि ये क्यों लिखा होता है, ताकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पता चल जाए कि एक वर्ड किस तरह से इस्तेमाल होता है या क्या फंक्शन वो प्ले करता है या कर सकता है एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ एक वर्ड मुंसलिक होता है, जिस तरह मैंने कहा, तो फिर दोनों जो है वो वहाँ पे मेंशन होते हैं डिक्शनरी के अंदर, और उनके आगे फिर उसी तरह लिखा होगा, एन भी लिखा होगा और वी भी लिखा होगा, अगर एक ही वर्ड नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। When a word is two different kinds of speech, तो देखें जब एक ही वर्ड दो या दो से ज़्यादा काइंड ऑफ स्पीच के साथ मुंसलिक होता है, ये चीज़ मैं अभी आपको कह रहा था कि एक ही वर्ड जो है वो एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी क्लासीफाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेंटेंस के अंदर उसका इस्तेमाल देखें और नीचे देखें कि इनको इस्तेमाल किया गया है वर्ड्स को, और फिर बताया गया है कि उनमें क्या डिफरेंस है। जस्ट लाइक वाई इज समटाइम्स अ वोवल बट समटाइम्स अ कॉन्सोनेंट, देयर आर वर्ड्स that are sometimes one part of speech and other times another. Here are a few examples. So देखें जिस तरह y जो है वो कभी वोवल की साउंड जो है वो देता है एक वर्ड के अंदर और कभी कॉन्सोनेंट की। इसी तरह कुछ वर्ड्स हैं जो कभी एक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे काम करते हैं और कभी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे। तो देखें कि फॉर एग्जांपल वर्क है, अब वर्ड वर्क जो है वो वैसे क्या है, नाउन है, हम कहते हैं काम, ठीक है। अब काम ये जो एक्शन है कोई एक्टिविटी करने का, इसका भी हमने नाम रखा हुआ है, ठीक है, क्या, काम, हम इसको काम कहते हैं। अगर कोई भी एक्टिविटी में मशगूल है, किसी भी प्रोसेस में मशगूल है कोई शख्स, तो हम कहते हैं वो काम कर रहा है, ठीक है। तो वर्क क्या है, उस एक्शन का नाम क्या है, वर्क। अब वर्क नाउन है, आई वेंट टू वर्क, इसमें वर्क क्या है, नाउन। लेकिन आई वर्क इन द गार्डन, यहाँ पे क्या है, वर्क, ये वर्ब है। तो देखें कि कितना डिफरेंट है, जब सेंटेंसेस में यूज़ होता है तो हमें वहाँ से मतलब मिलता है, हमें वहाँ से पता चलता है कि वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। और ये सारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड हुए हैं या कैटेगराइज हुए हैं या क्लासीफाई हुए हैं। तो देखें कि वर्क जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। अब वेल देखें, शी पेंट्स वेरी वेल, ये एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है। ये वेल जो है वो पेंट्स के बारे में बता रहा है, हम कह सकते हैं शी पेंट्स वेल। और जब हम कहते हैं शी पेंट्स वेरी वेल, तो ये वही वाली एग्जांपल होगी जहाँ पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वेरी एक एडवर्ब है खुद भी, और ये वेल जो है ये भी एडवर्ब है। अब वेरी वेल, ये वेरी वेल को मॉडिफाई कर रहा है, और एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी ये एग्जांपल भी हो सकती है। ही इज़ वेल लाइक्ड इन हिज कम्युनिटी। अब यहाँ पे जो है वो देखें कि ही इज़ वेल लाइक्ड इन हिज कम्युनिटी, तो वेल यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल, ठीक है। ही इज़ लाइक्ड इन हिज कम्युनिटी भी कह सकते हैं, लेकिन साथ वेल लगाया है ताकि हम लाइक को क्या करें, उसको मॉडिफाई करें। आई ड्रॉप्ड अ पेनी इन द वेल, अब वेल नाउन भी है जी, इसको कहते हैं कुआं, और आई ड्रॉप्ड अ पेनी इन द वेल, यहाँ पे ये एज ए नाउन यूज हुआ है। तो देखिए कि वेल की कितने डिफरेंट फंक्शंस या कितनी डिफरेंट जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशंस या इम्प्लीकेशंस या मीनिंग्स उसके निकल सकते हैं। बट, अब बट को देखें जी, आई कुक ब्रेकफास्ट एंड लंच, तो ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये क्या है, ब्रेकफास्ट। इसको कैसे पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपको सही से आवाज़ आ रही है या नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। बट स्टीव कुक डिनर, तो देखें बट यहाँ पे जो लगाया है कॉमा के बाद, ये क्या है, कंजंक्शन, यहाँ पे एज कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है। आई ब्रॉट एवरीथिंग बट द पेन्स यू आस्क्ड फॉर, तो यहाँ पे बट प्रपोजिशन है, ठीक है। तो देखें ये दो के दरमियान में वो बता रहा है कि हमें सब कुछ ले आया हूँ, लेकिन वो जो पेन्स हैं वो नहीं लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें बट जो है वो एक्सेप्ट का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो चाहे उसके सब चीज़ें, उसके अलावा सब चीज़ें जो है वो मैं ले आया हूँ, किसके अलावा, पेन्स के अलावा जो आपने मांगी थी। एंड समटाइम्स वर्ड्स इवॉल्व टू फिट इन टू न्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये भी नहीं है कि वही वाली जो बस सेट कैटेगरीज हैं उसमें ही होगा, बल्कि कुछ वर्ड्स बाद में
शुरू में किसी और कैटेगरी में होते हैं, बाद में फिर वो अपने को एक्सपेंड भी करते हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में इंक्लूड भी होते हैं, जैसे जैसे लैंग्वेज इंप्रूव होती है और उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि न्यू वर्ड्स कॉइन होते हैं, न्यू वर्ड्स उसका हिस्सा बनते जाते हैं लैंग्वेज का, जो जो नेटिव स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं या जो भी उसके लैंग्वेज के बोलने वाले हैं, उसके यूज़र्स हैं। वन रिसेंट एग्जाम्पल इज़ द वर्ड एडल्ट। अब देखें, एडल्ट जो एक वर्ड है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट भी और ये न्यू वर्ड भी आपकी उसमें ऐड होगा वोकेबलरी में, और इससे रिलेटेड कुछ बातें भी आपके माइंड में आएंगी। बिफोर द 2010s एडल्ट वॉज प्राइमरली अ नाउन दैट रेफर टू अ फुली ग्रोन पर्सन, ठीक है। एक फुली ग्रोन पर्सन, पूरे बड़े आदमी के लिए जो बड़ा हो चुका होता है, बालिग हो चुका होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता था एडल्ट, ठीक है। शुरू में जब 2010 की जो दिहाई है उसमें, ठीक है, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक ये क्या होता है 2010 या 2010s, इसको कहते हैं 2010 की दिहाई। It could also be used as an adjective to refer to specific types of media like adult contemporary music, ठीक है। अब देखें एज एडजेक्टिव भी यूज़ होता है ये, या होता रहा है कि जी आप कहते हैं कि किड म्यूज़िक या एडल्ट म्यूज़िक, तो उस तरह भी यूज़ होता रहा है कि किसके लिए एक जो है वो म्यूज़िक कंपोज हो रहा है। बट देन एट राइट अबाउट द टर्न ऑफ 2010s द वर्ड एडल्टिंग, अ ब्रांड न्यू वर्ब, अपीयर्ड इन द इंटरनेट लेक्सिकॉन। तो लेक्सिकॉन कहते हैं जी अल्फाज को, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये लैंग्वेज के जितने वर्ड्स हैं उसको भी लेक्सिकॉन कहते हैं। लेक्सिकॉन डिक्शनरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिक्शनरी के लिए सिनोनिम भी है, मुतरादिफ भी है लेक्सिकॉन। और एक इंसान की जो लैंग्वेज होती है, जितने वर्ड्स उसमें आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जितने वर्ड्स भी इस्तेमाल करता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के या उर्दू के, या आप हिंदी के अगर इस्तेमाल करते हैं जितने भी वर्ड्स या उर्दू के करते हैं, तो वो सारे जितने वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेसिफिक इंसान इस्तेमाल करता है, वो भी लेक्सिकॉन कहलाता है, ठीक है। तो अब देखें 2010 की जब उसकी टर्न होने लगी या वो एंड होने लगी, तो उसमें क्या हुआ कि एडल्टिंग एक नया जो है वो वर्ड जनरेट हुआ या कॉइन हुआ, जो कि वर्ब एज वर्ब यूज़ हो रहा था या एज वर्ब काम कर रहा था, ठीक है। अपीयर्ड इन द इंटरनेट लेक्सिकॉन, तो इंटरनेट पे ये इस्तेमाल हुआ सबसे पहले। एज अ वर्ब एडल्टिंग इज़ द एक्ट ऑफ डूइंग टास्क्स लाइक पेइंग बिल्स एंड ग्रोसरी शॉपिंग। तो एडल्टिंग क्या है, ये बड़ों के काम, जैसे हम नहीं कहते बड़ों के काम, ठीक है जी, एडल्टिंग। तो उसके लिए कि जी बिल भी भरना है और शॉपिंग भी करनी है, चीज़ें भी लेके आनी है, सब खरीदारी भी करनी है, घर में क्या पकेगा, ठीक है, बर्तन वगैरह भी क्या हम लाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ग्रोसरी शॉपिंग भी कह सकते हैं। और ये इस तरह की चीज़ें जितनी भी हम खरीदारी वगैरह, आपने देखा होगा बच्चे तो नहीं करते ना घर के लिए, बड़े ही करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है एडल्टिंग। तो देखें कि वो सारे टास्क, वो सारे काम जो बड़े करते हैं, उनके लिए क्या वर्ब फिर जनरेट होगी, एडल्टिंग। तो ये आपने अपनी वोकेबलरी में भी इस वर्ड को ऐड कर लेना है। और अब आते हैं जी ओपन एंड क्लोज्ड वर्ड क्लासेस। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने किए हैं 8 या 9 भी हम कह सकते हैं, जो आर्टिकल्स हैं वो चलिए एडजेक्टिव्स का हिस्सा हैं, इनको ओपन एंड क्लोज्ड वर्ड क्लासेस की कैटेगरी भी या उसमें भी कैटेगराइज कर सकते हैं हम 2 कैटेगरीज़ में। अब देखें ये 8 कैटेगरीज हैं ना, इनको 2 कैटेगरीज में भी हम कर सकते हैं कैटेगराइज या क्लासीफाई। द पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉल इनटू 2 वर्ड क्लासेस, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन word classes are parts of speech that regularly acquire new words. Language evolves and usually evolution happens in these parts of speech. Nouns, adjectives, adverbs and verbs. ये वाले जो 4 parts of speech हैं, nouns, adjectives, adverbs and verbs, ये जो है वो new words को क्या करते हैं, आने देते हैं अपने अंदर। मतलब कि जो भी कोई न्यू चीज़, जब इंटरनेट नहीं था तो इंटरनेट का नाम नहीं था, अब इंटरनेट क्या है, नाउन है। तो जब इंटरनेट आ गया इस दुनिया में, तो इंटरनेट जो है वो नाउन की कैटेगरी में एंटर हो गया। अब ये वर्ड भी लैंग्वेज का हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह एडजेक्टिव्स, काफ़ी सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो पहले नहीं थे, अभी ऐड हुए, एडवर्ब्स या वर्ब्स। तो ये देखें कि ये वो क्लासेस हैं, ये वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो नए वर्ड्स को आने देते हैं अपने अंदर, ठीक है। ये वो कैटेगरीज हैं जो कहते हैं कि जी न्यू वर्ड्स आ जाएँ, ठीक है, हम उनको इंक्लूड कर लेंगे अपने अंदर। इन 2020 न्यू वर्ड्स एडेड टू द मरियम वेबस्टर डिक्शनरी इंक्लूडेड डीप फेक, ट्रूथीनेस एंड कॉन्टेक्टलेस। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए 2020 में, या इनको ऐड किया गया मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, जो कि एक बहुत फेमस डिक्शनरी है, आपने सुना होगा इसका नाम। और ये कॉमनली यूज़ होता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं या जिनको जो है वो बहुत सिंपल उसमें लैंग्वेज में समझना होता है वर्ड्स के मीनिंग्स को, तो वो इस डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मरियम वेबस्टर। अच्छा,
तो ये वर्ड जो हैं वो 2020 में देखें कि उस डिक्शनरी में इंक्लूड हुए, ठीक है, कॉन्टेक्टलेस, डीप फेक एंड टूथलेस। अच्छा, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब आगे क्या है, क्लोज्ड वर्ड क्लासेस आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट डोंट रेगुलरली ऐड न्यू वर्ड्स। तो क्लोज क्या होगा फिर, अगर ओपन ये है कि वो इंक्लूड करने देते हैं, वो न्यू वर्ड्स को वेलकम कहते हैं, तो क्लोज क्लासेस क्या होंगी, जो नहीं कहते, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हैं फिर जी, दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर मोर सेट इन स्टोन एंड इंक्लूड प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस। तो देखें ये जो बाकी हैं प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस, ये क्या हैं, और इंटरजेक्शंस भी इसमें शामिल कर दें, ये क्या हैं जी, ये वो वाली क्लासेस हैं जो क्लोज्ड हैं। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आते इनमें न्यू वर्ड्स, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलेटिवली ओपन क्लासेस के मुकाबले में क्या हैं, उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और ये इतनी आसानी से वर्ड्स को इंक्लूड नहीं करते, बल्कि बहुत ही कम, कहीं पे इक्का दुक्का कोई वर्ड इंक्लूड हो जाए तो हो जाए, वैसे ये बिल्कुल ही आप समझेंगे नहीं करते, ठीक है। तो ये है ओपन एंड क्लोज क्लासेस कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को फर्दर अगर क्लासीफाई करना है तो दो कैटेगरीज में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ओपन वर्ड क्लासेस और क्लोज वर्ड क्लासेस। ओपन वर्ड क्लासेस कौन सी हैं, जो ऐसी क्लासेस हैं कि ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो न्यू वर्ड्स को आने देते हैं अपनी कैटेगरीज में, ठीक है, अपने अंदर आने देते हैं क्लासेस में। लेकिन ऐसे वर्ड्स भी हैं, ऐसे जो है वो कैटेगरीज भी हैं, ऐसी क्लासिफिकेशंस या ऐसे जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो न्यू वर्ड्स को इतनी आसानी से कबूल नहीं करते, और वो कौन कौन से हैं, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस और इंटरजेक्शंस। तो ये जो है वो यहाँ पे जी इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने इतने सब्र से सुना, थैंक यू फॉर लिसनिंग विद पेशेंस। और आपने जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और जो भी सजेशंस आपकी हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको कैसी लगी वीडियो, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊं आगे, ठीक है। तो इस पे तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, डिफरेंट जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन पे अलग-अलग, लेकिन इसके अलावा भी आप मुझे सजेशंस दें, और मैं कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको मुश्किल लगते हैं, अगर ये अच्छे से मैं समझा रहा हूँ तो, ठीक है। और फीडबैक आपकी जो है वो ऑनेस्ट फीडबैक, आपने जैसा आपको लग रहा है वैसे ही आपने बताना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं सर हैं या टीचर है, कोई पढ़ा रहा है तो आप अच्छा ही बोलेंगे, बल्कि आपने मुझे बताना है, आई एम ओपन टू लर्निंग एंड आई एम ओपन टू ऑनेस्ट फीडबैक, ठीक है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू था, एक जनरल जो है वो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी।